नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अपना टॉपिक है वाक्य शुद्धि। हिंदी भाषा हो चाहे कोई सी भी भाषा हो, भाषा में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। जब उसके अंदर शुद्धता होगी तभी वह परिमार्जित भाषा या एक शुद्ध भाषा कहला सकती है। तो इसी तरह से आज हम चर्चा करते हैं हिंदी में वाक्य शुद्धि पर। हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में वाक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाक्य रचना में मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला व्याकरण संबंधी पदों पर उनका क्रम और दूसरा उसका आपसी संबंध स्पष्ट होना। विद्यार्थियों, शुद्धता का तो चाहे वाक्य हो चाहे शब्द हो, शुद्धता का तो होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना शुद्धता के वह भाषा शुद्ध भाषा नहीं कहला सकती है। उसका शब्द है एक शुद्ध शब्द नहीं कहला सकता है, उसका वाक्य है उसे भी हम एक शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी में वाक्य की शुद्धि के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए दो बातें जरूरी बताइए। पहला है व्याकरण संबंधी पदों का क्रम, कि व्याकरण ने जो पद क्रम निर्धारित कर रखे हैं उनकी शुद्धता देखी जाए वाक्य में, कि उन्होंने अपना स्थान सही जगह पर नियोजित ढंग से धारण कर रखा या नहीं कर रखा है, वो अपने स्थान पे टिके हुए या नहीं। उसके बाद में उनका आपसी संबंध, कि उनका आपस में जो संबंध है वो उचित है या अनुचित। ठीक है ना। जैसे हम अपने जीवन से भी लें, अपने जीवन में भी ले लो कि हमारा जो स्थान है परिवार में, समाज में, हम अगर उस स्थान पर अनुकूल नहीं हैं, उस स्थान के अनुसार नहीं जीवन जी रहे हैं, तो हम उस समाज के लिए एक तरह से क्या बन जाएंगे? अशुद्धि बन जाएंगे। इसी तरह से हमारा संबंध, हम जिस परिवार में जिस समाज में रह रहे हैं उसके साथ जो अपना संबंध जो रिश्ता बन रहा है, उसी रिश्ते के अनुसार हम समाज में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। तो इसी तरह से वाक्य में भी दो बातें विशेष ध्यान रखी जाती है, कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो शब्द अपने स्थान पे है या नहीं है। उसके बाद में उसके आसपास जो शब्द आए हैं उनका आपस में संबंध कैसा बन रहा है। संबंध का तात्पर्य कारक, कि हमने जो कारक यहाँ पर काम में लिए हैं वो उचित है या अनुचित। तो हम चर्चा करते हैं वाक्य संरचना की दृष्टि से जो बातें ध्यान में रखी जानी अनिवार्य हैं, उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे पहली बात है कि वाक्य रचना में सर्वप्रथम कर्ता रखा जाता है। वाक्य में सबसे प्रमुख स्थान किसका होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा के रूप में और एक होता है सर्वनाम के रूप में। फिर उसके भेद बनते ही हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उनके अनुसार तो होते ही हैं, लेकिन वाक्य में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कर्ता आया हुआ है या नहीं। अगर कर्ता आया हुआ है तो उसका स्थान जहाँ पर निर्धारित है वो अपने स्थान पर है या नहीं। कर्ता के बाद में देखी जाती है क्रिया। जैसा हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। वाच्य परिवर्तन में हमने यही बात पढ़ी थी कि क्रिया अगर कर्ता के अनुसार आ रही है तो वो कृतवाच्य है, क्रिया क्रम के अनुसार आ रही है तो वो क्रमवाच्य है, और क्रिया भावों के अनुसार आ रही है तो वो भाववाच्य है। ठीक है ना। अब कृतवाच्य के अनुसार हम वाक्य को समझते हैं इसमें, कि वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आई हुई है, वाक्य कृतवाच्य है, लेकिन हमें ये देखना है कि कर्ता के अनुसार कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है या नहीं, कर्ता एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन है या नहीं। इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमें क्या देखना है? यदि क्रिया सकर्मक होती है, उस वाक्य में कर्म आया हुआ या नहीं, क्रिया सकर्मक है या नहीं, तो कर्म का प्रयोग रहता है, तो कर्म को क्रिया से पहले रखा जाता है। यानी अगर वाक्य अपना सकर्मक है, क्रिया है वो सकर्मक है, तो उसमें हमें क्या करना है? उस जो कर्म आया हुआ है ना वाक्य के अंदर, वो कर्म क्रिया से पहले है या
नहीं, यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। ये इन तीनों का इस तरह से क्रम, इन तीनों का स्थान उचित है या नहीं, यानी वो अपने स्थान पर टिके हुए या नहीं, हमें ये बात देखनी। जैसे उदाहरण दिया, राम रोटी खाता है। यहाँ कर्ता पहले राम आया है, उसके बाद क्रिया है, राम के अनुसार आगे ये खाता, और कर्म उसका है, उसके बीच में रख दिया। इसी तरह से अगला है, विशेषण को वाक्य में साधारणतः विशेष्य से पहले रखना चाहिए। विशेषण और विशेष्य का परस्पर संबंध। विशेषण प्राय क्या होता है, विशेष्य से पहले आता है। वैसे विशेषण में हमने ये बात पढ़ी भी होगी कि विशेषण में भी इसके दो भेद बताए थे, दो अंग बताए थे। एक होता है विधेय, एक होता है उद्देश्य। तो विशेषण में पहला ही बात तो यही है कि जहाँ तक हो विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आए, और जो विशेषण विशेष्य से पहले आए वह होता है उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जो विशेषण पहले आए वो हमेशा उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अच्छा लड़का अपने माँ बाप का कहना मानता है। लड़का यहाँ पर है ना विशेष्य है, लड़के की विशेषता क्या बताइए, अच्छा, तो विशेष्य से पहले आ गया विशेषण। ठीक है ना, अच्छा शब्द बन गया विशेषण और लड़का बन गया विशेष्य। तो यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में पहले आया है, तो इस विशेषण को हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। ठीक है ना, इस विशेषण को हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। इसी तरह से अगला तीसरा नियम है, यदि विशेषण विधेय के रूप में है तो बाद में रखा जाता है, यानी विशेष्य के बाद में अगर विशेषण आता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुशील है, तो राम की विशेषता क्या बताइए, सुशील बताइए। ठीक है ना, तो सुशील शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ, और ये विशेषण कौन सा, विधेय विशेषण, क्योंकि ये बाद में आया। अब इसमें बहुत शब्द को लें तो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है। इसी तरह से अगला नियम इसका बनता है कि संबोधन तथा प्रश्नवाचक अव्यय का वाक्य में पहले ही प्रयोग होता है। जैसे राम इधर आओ, भगवान मेरी रक्षा करो, क्या तुम आज ही आए हो। तो इस तरह से संबोधन और प्रश्न का जब बोध होता है तो इसमें ये इनका प्रयोग पहले ही होता है। ठीक है ना, इसके बाद में अगला नियम बनता है, विस्मयादि बोधक अव्यय भी वाक्य में पहले रखे जाते हैं। इसमें शहर में थोड़ी त्रुटि हो गई है, शहर 30 रहेगा और वो भी आधा आएगा, थोड़ी त्रुटि हो गई टाइप करते समय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में भी क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय इनको पहले काम में लिया जाता है। जैसे शाबाश तूने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर शाबाश शब्द को हम पहले लेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे तुमने तो कमाल कर दिया शाबाश, वो वाक्य क्या होगा, अनुचित हो जाएगा। इसी तरह से हाय मैं मारा गया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसलिए इनका प्रयोग पहले किया। तो इनमें हमें ये बात देखनी है, ये जो मैंने 5 नियम बताए हैं, 5 नियम में आपको ये बात समझनी है कि इस तरह से अगर अशुद्ध वाक्य आता है कोई, तो हमें कर्ता के अनुसार क्रिया है या नहीं, इस चीज़ को समझना है। विशेषण विशेष्य का प्रयोग उचित हुआ या नहीं हुआ है। इसी तरह से संबोधन या प्रश्नवाचक अव्यय या विस्मयादिबोधक अव्यय, इनका प्रयोग अपने उचित स्थान पर है या नहीं, इन बातों को हमें ध्यान से समझना है। अगले वीडियो में इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।